तो आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त नाटक, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। इस नाटक के पुरुष पात्र के नाम है चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, मौर्य साम्राज्य का निर्माता, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट, नंद मगध सम्राट, राक्षस मगध का अमात्य, वररुचि अथवा कात्यायन भी इन्हें कहा जाता है, मगध का अमात्य, सक्टार मगध का मंत्री, आंबिक जो है तक्षशिला का राजकुमार है, सिंहरण मालवगढ़ मुख्य का कुमार, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा, ग्रीक ऐतिहासिकों का पौरस, जिन्हें पौरस भी कहा जाता है ग्रीक ऐतिहासिकों के द्वारा, सिकंदर जो है ग्रीक विजेता, फिलिप्स या फिलिपस जो है सिकंदर का क्षत्रप, मौर्य सेनापति जो है वो चंद्रगुप्त के का पिता, एनिसाक्रिटिस सिकंदर का सहचर, देवबल नागदत्त और गणमुख्य ये हैं मालव गणतंत्र के पदाधिकारी, साइबर्टियस यवनदूत, मेगास्थनीस ये भी यवनदूत है, और गांधार नरेश जो है आंबिक के पिता, सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति, और दांड्यायन एक तपस्वी है। तो यहाँ पे पुरुष पात्र जो है कुल 21 है, और स्त्री पात्र जो है अलका तक्षशिला की राजकुमारी, सुभासिनी सक्टार की कन्या, कल्याणी मगध राजकुमारी, लीला कल्याणी की सहेलियाँ, मालविका सिंधु देश की कुमारी, कार्नेलिया सिल्यूकस की कन्या, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता, एलिस कार्नेलिया की सहेली। तो चंद्रगुप्त इसका जो प्रथम अंक, इसमें कुल जो है 4 अंक है। तो प्रथम अंक में स्थान जो है तक्षशिला के गुरुकुल का मठ। यहाँ पे चाणक्य और सिंहरण की बातचीत हो रही है। चाणक्य कह रहे हैं, सौम्य, कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी है। कुलपति ने उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए आज्ञा दे दी है। केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझे अकिंचन को गुरु दक्षिणा चुका देनी थी। अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर उनको गुरु दक्षिणा चुका देनी थी। तो सिंहरण फिर कहता है कि आर्य मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्रशास्त्र की, इसीलिए मैं पाठ में पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी। चाणक्य, अच्छा, अब तुम मालव जाकर क्या करोगे? सिंहरण, अभी तो मैं मालव नहीं जाता, मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है। चाणक्य, मुझे प्रसन्नता होती है कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। क्या तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं? सिंहरण, मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यवर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। मसी मतलब शाही। उत्तरापर्त के खंड राज्य द्वेष से जर्जर हो रहे हैं, द्वेष से जर्जर हैं। शीघ्र भयानक विस्फोट होगा, युद्ध की बात बोल रहे हैं। तो सहसा आंबिक और अलका का प्रवेश। आंबिक जो है वो तक्षशिला का राजकुमार, और अलका भी तक्षशिला की राजकुमारी है। फिर आंबिक, कैसा विस्फोट? युवक, तुम कौन हो? सिंहरण, एक मालव। आंबिक, नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है। सिंहरण, तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र। आंबिक, देखता हूँ कि तुम दुर्विनीत भी हो। दुर्विनीत मतलब जो विनीत नहीं होता है, नम्र नहीं होता है। सिंहरण, कदापि नहीं राजकुमार, विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालव का वंशानुगत चरित्र है, और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। आंबिक, परंतु तुम किस विस्फोट की बातें अभी कर रहे थे? और चाणक्य, क्या तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है? चाणक्य चुप रहता है। आंबिक, सक्रोध,
बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न से पलकर, मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन। चाणक्य, राजकुमार, ब्राह्मण न किसी राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज में विचरता है और अमृत होकर जीता है। यह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। आंभिक, वह काल्पनिक महत्व माया जाल है। तुम्हारे प्रत्यक्ष नीच कर्म उन पर पर्दा नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे जो है आंभिक बोलता है कि वो काल्पनिक महत्व माया जाल है, जो चाणक्य जो बोलता है ब्राह्मण के बारे में। तुम्हारे प्रत्यक्ष नीच कर्म उन पर पर्दा नहीं डाल सकते। फिर चाणक्य कहता है, सो कैसे होगा अविश्वासी क्षत्रिय? इसी से दस्यु और म्लेच्छ साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन के कगारे पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही है। आंभिक, और तुम धक्का देने का कुचक्र विद्यार्थियों को सिखा रहे हो? सिंहरण, विद्यार्थी और कुचक्र असंभव। यह तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में कुछ अधिकार हो, जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल और सुमेरु से भी कठोर हो, जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं बाल्हिक तक। आंभिक, बस बस दुर्दश युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है? सिंहरण, कुछ नहीं। आंभिक, नहीं, बताना होगा, मेरी आज्ञा है। सिंहरण, गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य होती है, अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं। राजकुमार। अलका, भाई, इस वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बलवान वेग है। यह अवज्ञा भी स्पृहणीय है, जाने दो। आंभिक, चुप रहो अलका, यह ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए, इसमें कुछ रहस्य है। चाणक्य चुपचाप मुस्कुराता है। सिंहरण, हाँ हाँ, रहस्य है। यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यवर्त की सुख रजनी की शांति निद्रा में उत्तरापर्थ की अर्गला धीरे से खोल देने का रहस्य है। क्यों राजकुमार? संभवतः तक्षशिलाधीश बाल्हिक तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। आंभिक पैर पटक कर, ओह असह्य युवक, तुम बंदी हो। सिंहरण, कदापि नहीं मालव, कदापि बंदी नहीं हो सकता। आंभिक तलवार खींचता है। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके, ठीक है, प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। यह क्या राजकुमार, खड्ग को कोष में स्थान नहीं है क्या? सिंहरण व्यंग्य से, वो तो स्वर्ण से भर गया है। आंभिक, तो तुम सब कुचक्र में लिप्त हो और इस मालव को तो मेरा अपमान करने का प्रतिफल मृत्युदंड अवश्य भोगना पड़ेगा। चंद्रगुप्त, क्यों? क्या वह एक निस्सहाय छात्र तुम्हारे राज्य में शिक्षा पाता है और तुम एक राजकुमार हो, बस इसीलिए? आंभिक तलवार चलाता है। चंद्रगुप्त अपनी तलवार पर उसे रोकता है। आंभिक की तलवार छूट जाती है। वह निस्सहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता है। बीच में अलका आ जाती है। सिंहरण, वीर चंद्रगुप्त, बस जाओ राजकुमार, यहाँ कोई कुचक्र नहीं है, अपने कुचक्रों से अपनी रक्षा स्वयं करो। चाणक्य, राजकुमारी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम क्रोधाभिभूत राजकुमार को लिवा जाओ। गुरुकुल में शास्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना, इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक न पहुँचेगा। अलका, ऐसा ही हो, चलो भाई। क्षुब्ध आंभिक उसके साथ जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से, तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है और आज का यह कांड असाधारण है। मेरी सम्मति है कि तुम शीघ्र तक्षशिला का परित्याग करो, और सिंहरण तुम भी। चंद्रगुप्त, आर्य, हम मागध हैं और यह मालव
अच्छा होता कि यही गुरुकुल में हम लोग शस्त्र की परीक्षा भी देते। चाणक्य: क्या यही मेरी शिक्षा है? बालकों की सी चपलता दिखलाने का यह स्थल नहीं है। तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। चंद्रगुप्त: आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण: मेरा आत्मीय है, मित्र है, उसका मान मेरा ही है। चाणक्य: देखूंगा कि इस आत्मसम्मान की भविष्य परीक्षा में तुम कहाँ तक उत्तीर्ण होते हो। सिंहरण: आपके आशीर्वाद से हम लोग अवश्य सफल होंगे। चाणक्य: तुम मालव हो और यह मागध, यही तुम्हारे मान का अवसान है ना? परंतु आत्मसम्मान इतने ही से संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यवर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यवर्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से पददलित होंगे। आज जिस व्यंग को लेकर इतनी घटना हो गई है, वह बात भावी गांधार नरेश आंभिक के हृदय में शल्य के समान चुभ गई है। पंचनद नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण यह क्षुद्र हृदय आंभिक यवनों का स्वागत करेगा और आर्यवर्त का सर्वनाश होगा। चंद्रगुप्त: गुरुदेव, विश्वास रखिए, यह सब कुछ नहीं होने पावेगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों के शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ न कर सकेगा। चाणक्य: साधु, तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो, परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो। यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं। मैं भी पंचनद नरेश से मिलता हुआ मगध जाऊंगा। और सिंहरण, तुम भी सावधान। सिंहरण: आर्य, आपका आशीर्वाद ही मेरा रक्षक है। चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रस्थान। सिंहरण: एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यवर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रणलक्ष्मी इंद्रधनुषी विजयमाला हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। तब आओ देवी, स्वागत। अलका का प्रवेश। अलका: मालववीर, अभी तुमने तक्षशिला का परित्याग नहीं किया? सिंहरण: क्यों देवी, क्या मैं यहाँ रहने के उपयुक्त नहीं हूँ? अलका: नहीं, मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। भाई ने तुम्हारा अपमान किया है, पर वह अकारण न था। जिसका जो मार्ग है वह चलेगा। तुमने अनधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्राय मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। सिंहरण: परंतु भद्रे, जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वो दूसरों को लाभ ही पहुंचाता है। यह कष्टदायक तो है, परंतु निष्फल नहीं। अलका: किंतु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। सिंहरण: मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अति सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। अलका: मालव, तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है और वही यहाँ आपत्ति में है। सिंहरण: राजकुमारी, इस अनुकंपा के लिए कृतज्ञ हुआ, परंतु मेरे देश मालव ही नहीं गांधार भी है। यही क्या, समग्र आर्यवर्त है। इसीलिए मैं। अलका आश्चर्य से: क्या कहते हो? सिंहरण: गांधार आर्यवर्त से भिन्न नहीं है, इसीलिए उसके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। अलका निश्वास लेकर: इसका मैं अनुभव कर रही हूँ।
परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हो उसका पतन असंभव है। मालवीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यवर्त की रक्षण की शक्ति है। तुम्हें सुरक्षित रहना ही चाहिए। मैं भी आर्यवर्त की बालिका हूँ। तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गांधार छोड़ दो। मैं आंबिक को शक्ति भर पतन से रोकूंगी, परंतु उसके न मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। जाओ वीर सिंहरण। अच्छा राजकुमारी, तुम्हारे स्नेहानुरोध से मैं जाने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। शीघ्र ही चला जाऊँगा देवी, किंतु यदि किसी प्रकार सिंधु की प्रखर धारा को यवन सेना न पार कर सकती, अलका, मैं चेष्टा करूँगी वीर। तुम्हारा नाम सिंहरण, मालव वर्ण के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहरण। अलका, अच्छा फिर कभी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ पर एक जो है अंक 1 का एक दृश्य समाप्त हुआ।